हेलो एवरीवन। तो चलते स्टार्ट करते हैं अपने न्यू क्वेश्चन, उन्हें देख लेते हैं। ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। देखिए, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि नवरात्रि शुरू हो गए हैं तो थोड़ा सा शोर ज़्यादा हो रहा है आसपास। मैं नाइट का भी वेट करती रहती हूँ, लगभग 1-1 बजे नाइट तक का। पर क्या है ना कि गरबे वगैरह हो रहे हैं ना, डांस हो रहे हैं, लोगों के यहाँ फंक्शंस हो रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोगों को एडजस्ट करना होगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना कि अभी 8 से 9 दिन अगर हमारे नवरात्रि में बिगड़ गए, फिर उधर दशहरा आ जाएगा, फिर इसके बाद में बहुत फंक्शन आ रहे हैं, मतलब सारे फेस्टिवल आ रहे हैं। तो हमें इन फेस्टिवल में जो टाइम मिल रहा है, भले थोड़ा सा शोर हो रहा है, बट उसे हमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। अगर आपके यहाँ रिलेटिव्स आए हैं तो उनसे थोड़ी हेल्प लीजिए, बोलिए कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, पढ़ाई मत बोलिए कि मैं पढ़ रहा हूँ, बोलना मुझे कोई काम है, मुझे ये काम है, मुझे वो काम है। उनसे थोड़ी सी हेल्प लीजिए, अपने टाइम को और वैल्यूएबल बनाइए और इम्पॉर्टेंट बनाइए, क्योंकि टाइम नहीं रुकने वाला है। फेस्टिवल्स तो आते रहते जाते रहते हैं, है ना। इस ईयर के फेस्टिवल नेक्स्ट ईयर भी आएंगे, उसके नेक्स्ट ईयर भी आएंगे, पर हमारा टाइम जो अब में आज मिल रहा है वो कभी नहीं मिलेगा, है ना। तो थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, आप भी एडजस्ट कर लो। मैं सॉरी बोलती हूँ इस बात के लिए। कल मैंने 1 बजे तक वेट किया नाइट में। 1 बजे के बाद ही थोड़ा सा रश कम होता है, वरना बहुत शोर हो रहा है, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को और इन्जॉय करते हैं, क्योंकि ये भी तो हमारी एक अच्छी जर्नी है ना। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है ना। तो ये यौगिक है और ये उसके उपयोग है। देखिए, मैं आपको बता दूं, 2090 में साइंस से लगभग 50 to 60 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, 2090 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। इसके बाद में 2020 में और ऐसे ही अन्य एग्जाम में अन्य ईयर में 50 to 60, 40 to 60 का एवरेज आते हैं क्वेश्चन। तो हमें इतनी तैयारी करनी कि एटलीस्ट 60 में हम कम से कम 12 क्वेश्चन या 13 क्वेश्चन तो सही कर सके। मान लो 16 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कम से कम 13 से 14 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, कम से कम 10 क्वेश्चन तो एटलीस्ट हमारे सही होने ही चाहिए, है ना। इस तरीके से रेशियो लेके चलेंगे तो फिर जाकर कहीं नंबर बढ़ेंगे। ओके, ठीक है। तो ये कह रहे हैं यौगिक है और ये उसके उपयोग हैं। देखिए, अमोनिया का उपयोग कहाँ होता है? रेयान बनाने में, पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी में, पोटेशियम नाइट्रेट बारूद में, या सल्फर सिंदूर बनाने में, ठीक है। तो इनमें से कोई सही सुमेलित नहीं भी होगा, क्योंकि देखना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, किसका कहाँ यूज़ होता है। अगर आपको याद आ रहा है तो आप इसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके सोचिए, फिर आंसर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, ये ऑप्शन रिपीटेड है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो सल्फर का प्रयोग सिंदूर बनाने में नहीं होता है। सल्फर का प्रयोग औषधि, कीटाणुनाशक के रूप में तथा बारूद के निर्माण में होता है। सिंदूर बनाने के लिए पारा का, ठीक है, पारा का प्रयोग किया जाता है। अब देखना, जब लेडीजें मांग में सिंदूर भरती तो कई बार उसमें से कुछ पार्टिकल्स चमकते रहते हैं, जैसे कि लगेगा कि शीशा उसमें यूज़ हुआ है, इस टाइप से, है ना। कई बार सिंदूर में चमकता है, तो सिंदूर बनाने में पारा का यूज़ होता है। सल्फर का यूज़ बारूद, कीटाणुनाशक, इस तरीके से, ठीक है। निम्नलिखित में से किन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है? ऑप्शन ए कैरोलस लीनियस को, ऑप्शन बी ट्रेविरिनस को, ऑप्शन सी लैमार्क को, या ऑप्शन डी रॉबर्ट हुड को। तो डार्विनवाद, लैमार्कवाद को तो कक्षा 6-7 में ये लोग पढ़ते हैं, है ना। मैं हिंदी मीडियम की बात कर रही हूँ। हालांकि CBSE वाले बहुत अच्छा पढ़ने को पाते हैं, NCERT वगैरह में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट हिंदी मीडियम भी अच्छा ही रहता है, तो वहाँ पर हम लैमार्क का नाम सुनते ही हैं। तो आपको इनमें से गेस करना, अगर आपको आ रहा है तो आप बताएं, वरना गेस तो करना ही है कि किसको कहा जाता होगा, है ना। देखिए, कैरोलस लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जीव जंतुओं के नामों के लिए द्विनाम सिद्धांत पद्धति बनाई, और इनकी पुस्तक है सिस्टमा नेचर में पादपों एवं जंतुओं को वर्गीकरण किया है, ठीक है। तो ये हैं हमारे कैरोलस लीनियस साहब। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिलवक शैवालों में लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए फियोप्लास्ट, ऑप्शन बी रोडोप्लास्ट, ऑप्शन सी जैंथोफिल, या ऑप्शन डी लाइकोपिन। साइंस की लैंग्वेज है, थोड़ी सी आपको लेमन लैंग्वेज से टफ लगेगी, बट यकीन मानिए साइंस में ठीक ठाक क्वेश्चन बनते हैं और हमें साइंस को अवॉइड नहीं करना है। बशर्ते एंशियंट हिस्ट्री में कई बार साइंस से कम ही क्वेश्चन कभी कभी बनते हैं, है ना। तो हमें ना तो इसको अवॉइड करना है, ना ही एंशियंट को। तो यहाँ पर आप अपना आंसर दीजिए। देखिए, वर्णिलवक पौधों के रंगीन भाग होते हैं, जैसे पुष्प मतलब फूल हो गया, फल, वित्ती, बीज आदि में जो पाए जाते हैं,
और देखिए जो हमारे ये जैसे मैंने बताया कि फल भित्ति बीज आदि में पाए जाते हैं, ये हरे रंगों को छोड़कर अन्य कई रंगों लाल, पीले, नारंगी आदि रंग के होते हैं। कौन? वर्णिलवक, ठीक है। और शैवालों में फियोप्लास्ट नामक वर्णिलवक भूरे रंग का, जबकि रोडोप्लास्ट लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिलवक शैवालों में लाल रंगों के लिए, भूरे रंग के लिए नहीं, तो लाल रंगों को पूछ रहा है तो रोडोप्लास्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित है? ऑप्शन ए उत्परिवर्तनवाद, ह्यूगो डी व्रीज। ऑप्शन बी सेकेंड प्राकृतिक वर्णवाद, डार्विन। ऑप्शन सी या 3 आनुवांशिकी, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने पूछा कि कौन से सही सुमेलित है। तो प्राकृतिक वर्णवाद जो है, मैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन दिखा देती हूँ, थोड़ा सा आसानी रहेगी, है ना। इसमें दोनों तरफ से इन्होंने हिंदी प्रिंट कर दिया है, अदरवाइज थोड़ी हेल्प मिल जाती थी, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो मेहनत करनी है ना, कैसे भी। देखिए इंग्लिश, इनका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन का प्रिंट है ना, ये बहुत थोड़ा सा इसमें गंदा है। तो म्यूटेशनिज्म, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक्स, ठीक है, कई लोगों को इसमें थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, इसलिए मैंने बता दिया। थोड़ा सा यहाँ पर प्रिंट गलत है, अच्छे से नहीं हुआ है, इंक ज़्यादा है। तो यहाँ पर फिलहाल उपरोक्त तो सभी सही सुमेलित है, ठीक है, इनमें से कोई गलत नहीं है। आनुवांशिकी को ग्रेगर जॉन मेंडल ने, प्राकृतिक वर्णवाद डार्विन ने, या उत्परिवर्तनवाद ह्यूगो डी व्रीस ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डीएनए सभी आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है और जीन डीएनए से बने होते हैं। डीएनए हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसके बारे में हमें नॉर्मल जानकारी तो होनी ही चाहिए, क्योंकि अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो इतना तो जानकारी होनी चाहिए, बाकी तो फिर कोई बात नहीं, सब कुछ तो सबको नहीं आता है। तो यहाँ पर असत्य कथन का चुनाव करना है, ठीक है। ऑप्शन ए फर्स्ट और थर्ड सही है, ऑप्शन बी सेकेंड और थर्ड सही है, ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकेंड सही है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो असत्य कथन का चुनाव करना, तो इनमें से कोई नहीं। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिसर ने 1869 में की थी, ठीक है, 1869 में, और उन्होंने इसे न्यूक्लियेशन नाम दिया था। यह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है इतना तो नॉर्मल पता ही होगा, ठीक है। तो सभी कथन सत्य है, लेकिन इन्होंने पूछा कि असत्य कौन है, तो कोई भी नहीं असत्य है, यानी कि सभी सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार करें। ऑप्शन ए अदरक, लिली, हल्दी, प्याज। उपरोक्त में से कौन सा से रूपांतरित तने के उदाहरण है? ठीक है, देखिए तना पौधे का वह भाग है जो प्रकाश की तरफ वृद्धि करता है और यह प्रांकुश से विकसित होता है और पौधे का प्ररोह तंत्र बनाता है। तो जो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी रूपांतरित तने के उदाहरण हैं, यानी कि डी अदरक, लिली, हल्दी, प्याज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंगारू नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फलों को पकाने तथा पुष्पों की संख्या में वृद्धि हेतु जिम्मेदार निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? फलों को पकाने, जैसे आप बनाना को देखते हो, लेकिन यहाँ पर पुष्पों की संख्या में वृद्धि भी बोल रहे हैं ना। ऑप्शन है एथिलीन, बी साइटोकाइनिन, सी जिब्रेलिन, या डी एब्सिसिक एसिड। ठीक है, थोड़े साइंस वाले शब्द हैं, मे बी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उसी शब्द को कोई किसी तरीके से बोलता है, थोड़ा सा कोई किसी तरीके से। तो देखिए एब्सिसिक एसिड जो है यह एक वृद्धिरोधक हार्मोन है, यह पत्तियों के विलगन में मुख्य भूमिका निभाता है। साइटोकाइनिन जो आपका है वो प्रोटीन एवं आरएनए के निर्माण में सहायक होता है। जिब्रेलिन बौने पौधों को लंबा करने में सहायक होता है। ठीक है, फिलहाल आपका एथिलीन सही है और पीडीएफ को भी अच्छे से आप देख लीजिएगा। अच्छे सारे ऑप्शन के आंसर इन्होंने दिए हैं, तो आपके और चारों ऑप्शन के और भी चीज़ें पता चल जाएंगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ कह रहे हैं कि कंगारू को स्तनीय वर्ग के कौन से उपवर्ग में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए प्रोटोथीरिया, ऑप्शन बी मेटाथीरिया, ऑप्शन सी यूथीरिया, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कंगारू के बारे में है, जैसे होता नहीं है कि रेप्टाइल भी स्तनपायु होते हैं कुछ जानवर, तो उन्हें रेप्टाइल की श्रेणी में रखा गया है या किस वर्ग में या उपवर्ग में, है ना। तो फिलहाल मेटाथीरिया
स्तनीय वर्ग को निम्नलिखित 3 उपवर्गों में बांटा गया है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। ठीक है, तो मेटाथीरिया में कंगारू को रखा गया और इसके तीनों ऑप्शन को आप और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ऑप्शन पढ़ने से क्या होता है कि कई बार अगर इस क्वेश्चन को, क्योंकि आयोग तो ऐसा है ना कि जो हम पढ़ रहे हैं उसी का फोटो कॉपी करके कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन दे दे, है ना, वो तो कई बार ऑप्शन की दूसरी भाषा में क्वेश्चन बना देता है। तो अगर कई ऑप्शन हमें पता है तो अगर दूसरा क्वेश्चन भी आता है तो शायद हम टैकल कर ले जाएंगे, इसलिए। ठीक है, मानव शरीर के किस अंग में फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है जो विटामिन के साथ मिलकर रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होता है? ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी अग्नाशय में, ऑप्शन सी हृदय में या ऑप्शन डी मुख में। तो देखिए, ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी अग्नाशय में, ऑप्शन सी हृदय में या ऑप्शन डी मुख में, है ना। तो मानव शरीर के यकृत में फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है जो विटामिन के साथ मिलकर रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होता है। ठीक है, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह प्रोटीन की अधिक मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो लाइन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमारी जानकारी भी अच्छी हो जाती है ना, हमें चीज़ें अच्छे से पता भी चल जाती है। केवल ऑप्शन ही जानना जरूरी नहीं है, थोड़ा सा उसके बारे में अगर पता चल जाता है तो और चीज़ें भी टैकल करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है प्लेटलेट्स का प्रमुख कार्य रुधिर का थक्का बनाना होता है। ऑप्शन सेकंड, प्लेटलेट्स केवल स्तनियों के रुधिर में पाई जाती हैं। सत्य कथन का चुनाव करना है। ठीक है, अभी आपने देखा कि कौन सी विटामिन थक्का जमाने में सहायक होती है, तो ऐसे ही चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सत्य कथन का चयन करना है। तो देखिए, प्रश्नगत जो दोनों कथन दिए गए ये दोनों ही सत्य हैं, बट इसमें इन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, ये थोड़ी सी दिक्कत है। एक्सप्लेनेशन दे देते तो हेल्प मिल जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, बी थाइमस, सी कार्पलस लुटियम या डी एड्रीनल ग्रंथि, है ना। तो यदि शरीर में रक्त दाब कम होता है तो एड्रीनल ग्रंथि से एड्रीनोलिन हार्मोन निकलता है जो रक्त का दाब बढ़ाता है, तो एड्रीनल ग्रंथि हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सवाल है, उपयोग है। ऑप्शन है क्लोरेला एंटीबायोटिक, एनाबेना नाइट्रोजन स्थिरीकरण, लेमिनेरिया आयोडीन या उपरोक्त सभी सही सुमेलित हैं, है ना। तो फिलहाल सारे के सारे सही सुमेलित हैं। ठीक है, कई बार ध्येय में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है कि ये एक्सप्लेनेशन कुछ चीज़ों के अब देने चाहिए थे, थोड़ी जानकारी बढ़ जाती पर देते नहीं हैं, तो है कई बार कुछ चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ना। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए बोल रहे हैं कार्बन। जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व पूछा गया है। ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। ठीक है, तो जीव द्रव्य एक तरल गाढ़ा रंगहीन लसलसा पदार्थ होता है। ठीक है, और जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती है, जीव द्रव्य के द्वारा। इसीलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं, है ना, क्योंकि यही नहीं होगा तो फिर क्या कैसे वो होगा। तो इसमें देखिए 76% ऑक्सीजन होती है, कार्बन 10.5% होती है, हाइड्रोजन 10% होती है और नाइट्रोजन 2.5% होती है। तो इस आधार पर ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक है, अब सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। ओके, तो सूची फर्स्ट क्या दिया है कि ऑप्शन ए छिपकलियों का अध्ययन करते हैं, ऑप्शन बी कोशिका का अध्ययन करते हैं सोरोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन साइटोलॉजी, कीटों का अध्ययन माइकोलॉजी और कवकों का अध्ययन एटोमोलॉजी। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में भी आते हैं कई बार और यूपीपीसीएस में भी तो कई बार आते हैं, मैंने देखा है। तो हमें थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में पता ही रहना चाहिए। अगर 1 से 2 ऑप्शन भी आते हैं तो फिर हमें आंसर आ जाएगा। तो देखिए, छिपकलियों का जो अध्ययन करते हैं वो साइटोलॉजी नहीं होता है, सोरोलॉजी होता है। ठीक है, तो ए का 2 सही हो जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि देखिए, अगर हमें एक ही ऑप्शन आ रहा है तो अब यहाँ पर 2 ऑप्शन ए में दे दिए हैं, तो 1 या 2 ऑप्शन अगर हमें और आता है तो ठीक है। कीटों का अध्ययन अगर आपको पता हो तो ये आपका एंटोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कीटों का अध्ययन यहाँ पर। तो C4 A2 A2 C4, तो हम बी ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बी का नहीं भी पता है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, तो भी हमें आंसर मिल जाएगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं कि जंतु कोशिका में ऑप्शन ए कोशिका भित्ति पाई जाती है, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, ऑप्शन सी लवक अनुपस्थित होता है, या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जंतु कोशिका के बारे में पूछ रहे हैं। तो आपका जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, जबकि पादप कोशिका में यह उपस्थित होती है। जंतु कोशिका में लवक अनुपस्थित होता है, इसका आकार लगभग वृत्ताकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सीरम को सही रूप से प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए प्लाज्मा प्लस फाइब्रिनोजेन, ठीक है, बी आरबीसी फाइब्रिनोजेन, सी प्लाज्मा फाइब्रिनोजेन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये तो इन्होंने सेम कर दिया है, बट कोई नहीं। तो फिलहाल आपका आंसर यहाँ पर प्लाज्मा फाइब्रिनोजेन होगा। ठीक है, इस तरीके से तो ए भी सही हो सकता है। अब इन्होंने क्यों इस तरीके से क्वेश्चन बनाया है, सॉरी, इसका आइडिया मुझे नहीं है। अगर आपको ये गलत लगे या ठीक ना लगे तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि किसी संस्थान की टेस्ट सीरीज़ है, उन्होंने ऐसे क्यों बनाया शायद मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं क्वेश्चन को। ये पादप हार्मोन है और ये उसके कार्य हैं। ठीक है, ऑक्सिन वृद्धि रोधक, जिब्रेलिन्स बौने पौधे को लंबा करना, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन, एब्सिसिक एसिड वृद्धि नियंत्रण। तो इसमें से हमें सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, जो ऑक्सिन होता है ये हमारा वृद्धि नियंत्रण करता है, जिब्रेलिन्स आपका बौने पौधे को लंबा करता है। इसके पहले इसका एक्सप्लेनेशन एक जगह बताया है, वहाँ पर ये चीज़ें आई थी, है ना। तो A4B2 डी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। डी एब्सिसिक एसिड ये वृद्धि रोधक, ठीक है, और साइटोकाइनिन तो ये कोशिका का विभाजन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है युग्म। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन, टेस्टोस्टेरॉन नरलिंग हार्मोन, जस्ता इंसुलिन में पाई जाने वाली धातु, या डी सभी सही है। तो यहाँ पर वैसे तो डी सभी सही है। ओके, ये आपका यूपीपीसीएस का रिपीट क्वेश्चन है। यही सेम क्वेश्चन आया था, बॉटुलिज्म रोग होता है। ऑप्शन ए जीवाणुओं से, बी विषाणुओं से, सी प्रोटोजोआ से, या डी कवक से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था। तो बॉटुलिज्म रोग जो होता है वो ब्लास्ट्रीडियम बॉटुलिनम नामक ग्रास पॉजिटिव जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये जीवाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सत्य है। ऑप्शन ए रक्त में थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजेन है, बी मनुष्य में रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण रुधिर प्लाज्मा में पाई जाने वाली एंटीबॉडी है। तो फर्स्ट केवल एक सही है, बी दो सही है केवल, सी पहला तथा दूसरा दोनों सही है, या डी ना तो पहला और ना ही दूसरा। ठीक है, तो फिलहाल रक्त में थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजेन तो है, अतः कथन एक सत्य है, केवल एक ही सत्य है, बी आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य यकृत द्वारा नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन करना, ऑप्शन बी फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन करना, ऑप्शन सी शरीर के ताप को बनाए रखना, या ऑप्शन डी वसाओं का इमल्सीकरण करना, है ना। तो यहाँ पर पूछा गया नहीं है, अगर कार्य है तो वो बताते, बट यहाँ पूछ रहे हैं कि कौन सा कार्य नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, वसाओं का इमल्सीकरण करना इसका काम नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नैनो टेक्नोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए 1000 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स का, ऑप्शन बी 10 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स का, ऑप्शन सी 100 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स का, या ऑप्शन डी 1 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स का। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर आपका जो है 100 यानी 100 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंस्पायर कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सत्य है। ऑप्शन ए यह भारत के अंतरिक्ष विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया है, ऑप्शन बी इस कार्यक्रम में 18 से 45 वर्ष
आयु समूह के वैज्ञानिक सम्मिलित हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ठीक है, तो यह फिलहाल भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्टार्ट किया गया है, चालू इंस्पायर कर। और ये 10 से 32 आयु समूह के लोगों का है, 18 से 45 नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसका डी ऑप्शन सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंसर है कि दीपिका निम्नलिखित में से किस एक अंग का भाग है? अमाशय, अग्नाशय, पित्ताशय या छोटी आंत। ठीक है, तो जो लेंसर है कि दीपिका है वो अग्नाशय का एक भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सफ़ेद फास्फोरस को निम्नलिखित में से किस एक में रखा जाता है? तो आपको पता होगा सफ़ेद फास्फोरस को जल में अविलेय होता है और अगर साधारण ताप पर या वायु में स्वतः जलने लगता है। ठीक है, तो इसे जल में रखा जाता है बचाकर सफ़ेद फास्फोरस को। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए ठोस में श्यानता नहीं होती है। ऑप्शन बी द्रवों में श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। ऑप्शन 3 गैसों में श्यानता ताप बढ़ने पर घटती है। सत्य कथन या कथनों का चयन करना है, फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और थर्ड, केवल फर्स्ट या उपरोक्त सभी, है ना। तो द्रव का वह भाग, द्रव का वह विशेष गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करता श्यानता कहलाती है ना। ताप बढ़ने पर द्रवों में श्यानता घटती है, ताप बढ़ने पर गैसों में श्यानता बढ़ती है। तो यहाँ पर सी, केवल ठोस में श्यानता नहीं होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में से किस एक में नहीं किया जाता है? यहाँ पर नहीं किया जाता कह रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ए स्ट्रीट लाइट्स, ऑप्शन बी सन ग्लासेस में, ऑप्शन सी सेविंग दर्पणों में या ऑप्शन डी वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों में, है ना। तो जिस गोली दर्पण का परावर्तक सतह उभरी होती है उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। तो उस हिसाब से सेविंग दर्पण में नहीं किया जाता है। ठीक है, सेविंग दर्पणों में अवतल का किया जाता है, उत्तल का नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए तारों का टिमटिमाना, ऑप्शन बी ध्रुव में अंशतः डूबी हुई छड़ी का सीधी दिखाई देना, ऑप्शन डी रेगिस्तान में मरीचिका, सी, ऑप्शन डी पानी से भरे बर्तन में सिक्के का अपने स्थान से उठा हुआ प्रतीत होना। प्रकाश अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, ये पूछ रहे हैं यहाँ पर फिलहाल। तो प्रकाश की किरण का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर उसके मूल पथ से विचलन यह प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है, ना कि प्रकाश अपवर्तन का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा से विद्युत चुंबकीय प्रेरणक के सिद्धांत पर कार्य करता है या करते हैं? ऑप्शन ए ट्रांसफार्मर, बी माइक्रोफोन, सी विद्युत जनरेटर या डी उपरोक्त सभी। तो यदि किसी बंद परिपथ में होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर दिया जाए तो परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो इस हिसाब से उपरोक्त सभी हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण का है। कथन है कि लाल, हरा एवं नीले रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं। कारण, प्राथमिक रंग ऐसे रंग हैं जो किसी अन्य रंग के मिश्रण से नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है। तो दोनों कथन सही हैं, कथन कारण की व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर एक युग्म के बारे में बात हो रही है। यह मूल राशि है, यह सही मात्रक है। पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता कैंडला, उष्मागतिकी ताप केल्विन या द्रव्यमान मिलीग्राम में। तो इसमें से कोई एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पर जो ये द्रव्यमान डी है इसका एसआई मात्रा मिलीग्राम नहीं है, किलोग्राम है। ठीक है, केजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर देखिए कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन कह रहा है कि एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। कारण, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है ना। तो फिलहाल अभी कथन ये और कारण आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है क्योंकि तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। तो केस नली में तरल अपने पृष्ठ तनाव के अनुपात में ही चढ़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर भी सही हो जाता है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए समुद्र की गहराई का पता लगाने में, ऑप्शन बी मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में, ऑप्शन सी वायुयानों को साफ करने में या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। पराश्रव्य तरंगे 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। पराश्रव्य तरंगों को मनुष्य के कान सुन नहीं सकते हैं।
इन तरंगों को चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली आदि द्वारा आसानी से सुना जा सकता है। तो इसमें से डी यानी कि उपरोक्त तो सभी हो जाएंगे, क्योंकि मनुष्य का तो इसमें कोई वही नहीं है ना, तो समुद्र की गहराई में भी यूज़ होंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी कथन और कारण का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बैंगनी प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। बैंगनी कारण कह रहा है कि बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य प्रकाश के विभिन्न रंगों में सबसे कम होती है। तो यहाँ पर कथन और कारण का है और हमें सही कथन का चयन करना है ना। तो बैंगनी प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है क्योंकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य प्रकाश के विभिन्न रंगों में सबसे कम होती है। जब प्रकाश किरणें वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के सूक्ष्म कणों से टकराती हैं तो विभिन्न दिशाओं में प्रसारित हो जाती हैं या फैल जाती है। यही घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये प्रमुख लवण है और ये रासायनिक नाम है। नीला थोथा, कॉपर सल्फेट, सोरा, पोटेशियम नाइट्रेट, खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, धावन सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। रिपीट क्वेश्चन है, पीसीएस का है, यूपीएससी में आया होगा। मुझे यूपीएससी का फिलहाल तो नहीं याद है पर पीसीएस का याद है। ये धावन सोडा, खाने का सोडा तो बहुत बार आया, मुझे लग रहा है 10 बार तो मुझे ही याद है। अगर आपने एनालिसिस किया होगा तो फिलहाल आपको भी याद होगा। और ये आपके ऑप्शन ए सही हो जाता है, यानी कि सभी सही सुमेलित है। ठीक है, नीला थोथा, कॉपर सल्फेट, सोरा, पोटेशियम नाइट्रेट, खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, धावन सोडा, सोडियम, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट है और इसमें सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। देखिए थोड़ी इंक की वजह से ये क्वेश्चन कम अच्छे से प्रिंट है, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पारा अमलगम बनाने वाली धातु है। सेकेंड, हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। ऑप्शन 3, जस्ता गैल्वनाइजेशन में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख धातु है। तो सत्य कथनों का चयन करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 37। तो फिलहाल दिए गए सारे कथन सत्य हैं, 1, 2, 3 है ना, ये सही है। यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक युग्म निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये संस्थान के नाम दिए हैं, ये स्थल दिए हैं। ऑप्शन है सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा, बी राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान हैदराबाद, सी उच्च रक्षण पशु रोग प्रयोग संस्थान भोपाल, डी राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान दिल्ली। तो इसमें से कोई एक सही सुमेलित नहीं है। तो डी राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून में स्थित है। आपका यहाँ पर डी, ये दिल्ली नहीं है, दिल्ली की जगह पर देहरादून है। ठीक है, इसकी इंक थोड़ी सी ठीक नहीं छपी है सॉरी, ये यहाँ पर लिख देती हूँ देहरादून, ये इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में सहायक है। वेसोप्रेसिन हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, लुटियोट्रोपिक हार्मोन है ना। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन हो सकता है गलत हो जाए, आप भी देख लीजिएगा। तो इसका सही आंसर बताना है कि कौन सा सहायक है। ओके, देखिए वेसोप्रेसिन हार्मोन, इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। यह हार्मोन शरीर में जल के संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है। इसका प्रमुख कार्य रुधिर में जल के पुनरावशोषण को बढ़ावा देना है। तो ऑप्शन ए आपका वेसोप्रेसिन हार्मोन हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक फफूंद जनित रोग नहीं है। एथलीट फुट, दमा, गंजापन, निद्रा रोग। फफूंद जनित रोग, आई होप कि आंसर आ गया होगा। निद्रा रोग प्रोटोजोआ जनित रोग है। इस रोग में मानव का मस्तिष्क प्रभावित होता है। अन्य सभी फफूंद जनित रोग है, निद्रा रोग है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग नहीं है। थैलेसीमिया, डाउन सिंड्रोम, फाइलेरिया, हीमोफीलिया। तो अनुवांशिक जनित रोग मतलब माता पिता से बच्चों को नहीं फैलता है। फाइलेरिया को फील पाँव भी कहते हैं। तो ये आपका अनुवांशिक रोग नहीं है। देखिए नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन और कारण का। कथन है कि कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, कारण कवकों में पर्णहरित का अभाव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है। फिलहाल कथन और कारण दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये फल है और ये खाने योग्य भाग।
रिपीट क्वेश्चन है, ये भी आया है। सेब, पुष्पासन, काजू, बीजपत्र, लीची, एरिल, गेहूँ, फल भित्ती, है ना। तो इसमें से कोई एक सही सुमेलित नहीं है, उसके बारे में बताना है। तो गेहूं का खाने योग्य भाग भ्रूण पोष होता है, ठीक है, ना कि फल भित्ति। ये गलत है, यहाँ पर भ्रूण पोष होना चाहिए। है ना। आंसर पीडीएफ में आप देख लीजिएगा, मैंने ऐसे बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी। ऑप्शन सेकंड, परमाणु ऊर्जा विभाग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करता है। सत्य कथन या कथनों का चयन करना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। फिलहाल दोनों कथन सत्य हैं कि परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए अगस्त 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई थी और भारत सरकार द्वारा की गई थी, और यह विभाग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करता है। ओके, देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर भी सही सुमेलित नहीं है पूछा है। परमाणु विद्युत ग्रह स्थिति, तारापुर महाराष्ट्र, कैगा कर्नाटक, काकरापार गुजरात, रावत भाटा मध्य प्रदेश। तो आई होप कि कुछ आइडिया लग गया होगा। देखिए रावत भाटा जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं है बल्कि राजस्थान में है, ठीक है, आरजे राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव रखी गई थी वर्ष 1983 में, वर्ष 1984 में, वर्ष 1986 में या वर्ष 1987 में, ठीक है। तो समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र के बारे में बात हो रही है। तो भारत में जो ये विकास कार्यक्रम की नींव पड़ी थी वो 1983 में पड़ी थी। यह कार्यक्रम डीआरडीओ के नेतृत्व में चलाया जाता है और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस कार्यक्रम की आधारशिला रखी थी, ठीक है। तो 1983 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रक्षेपास्त्र में से कौन सा एक जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। थोड़ा सा करंट का जोड़ दिया पर ठीक है जानकारी के लिए। पृथ्वी, अग्नि, ब्रह्मोस या त्रिशूल। वैसे तो आप पढ़ते ही रहते होंगे इनके बारे में। इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, इसका आंसर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दिया है तो इसको रहने देते हैं, ठीक है। अगर आपको करंट से इसका आंसर तो मिल जाएगा तो आप देखिएगा, मैं बाद में सर्च करती हूँ, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है। आंसर इन्होंने डी दिया है बट एक्सप्लेनेशन में इन्होंने जमीन से जमीन मार करने वाली मध्यम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को बताया है। ब्रह्मोस सी में है, ऑप्शन डी दे दिया है, तो मैं इसको हटा देती हूँ, रहने देती हूँ। निम्नलिखित पर विचार करें। थैलोफाइटा, स्पाइरोगाइरा, ब्रायोफाइटा, मॉस, टेरिडोफाइटा, फर्न। उपरोक्त युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित है, ठीक है। तो ये बताना है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी सही सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग न्यूट्रॉन मंदकों के रूप में किया जाता है। ऑप्शन है भारी जल, बी ग्रेफाइट, सी बेरिलियम ऑक्साइड या डी उपरोक्त सभी। न्यूट्रॉन मंदकों के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये पूछ रहे हैं ना। तो भारी जल, ग्रेफाइट एवं बेरिलियम ऑक्साइड सभी का प्रयोग न्यूट्रॉन मंदकों के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी के साथ जालसाजी करके उससे महत्वपूर्ण गुप्त सूचनाएं प्राप्त करना कहलाता है फिशिंग, स्पिट, वाईमैक्स या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो ये ए फिशिंग